आइए आज देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इनमें क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये पीएससी या अन्य एग्ज़ाम के लिए भी। देखिए, सबसे पहले है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोब। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ग्लोब किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का अध्ययन, इसका भौगोलिक अध्ययन एक नमूने से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब। उसे हम ग्लोब कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्त कि अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है। अक्षांश ये हमारी पूरी पृथ्वी हो गई, ठीक है। और अक्षांश रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा ये जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, ये सब क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। और ये जो खड़ी रेखाएं हैं वो क्या है, सब देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में इसको अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, लेटीट्यूड। इसे आप देख सकते हैं कि लेटी मतलब लेटी हुई जो रेखाएं हैं उन्हें लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखा कहा जाएगा। और देशांतर लॉन्गिट्यूड, जो खड़ी है, लॉन्ग है, वो क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। ये जो आपको रेड कलर का लाइन दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो रेखाएं हैं ये पृथ्वी पर नहीं हैं। जो रेखाएं आप सब पढ़ रहे हैं अक्षांश और देशांतर रेखा, ये रेखाएं पृथ्वी पर नहीं हैं। ये रेखाएं जो हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये केवल इमेजिन किए हुई रेखाएं हैं। इनसे अध्ययन करने में सुविधा होती है। देखिए, जो अक्षांश रेखाएं हैं लेटीट्यूड लाइन, ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पश्चिम से पूर्व खींची गई हैं, ठीक है, ये क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, ये हमारी पूरी पृथ्वी है और ये क्या है, सब अक्षांश रेखाएं हैं। और ये है उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। ठीक है, अब आते हैं, देखिए देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। सॉरी, अभी अक्षांश रेखा में ही देखते हैं, लैटिट्यूड लाइन में ये जो रेड कलर का दिख रहा है पश्चिम से पूर्व, ये है हमारी क्या है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। देखिए, अगर ये भूमध्य रेखा चारों तरफ से घूम करके आती है तो ये पृथ्वी कितने भागों में बांट देगी, 2, यानी आधा इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा। इस तरह से एक जैसे 2 कटोरा होता है, उस कटोरे को, कटोरे जो होता है उसको अलग अलग कर दें, वैसे हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में खींची गई 1 डिग्री के अंतराल में 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई होती हैं। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है नॉर्थ। ठीक है, कितने कितने डिग्री के बीच में, 1 अंतराल के, 1 डिग्री के अंतराल में। ठीक है, और नीचे 90 साउथ रेखाएं खींची गई हैं 1 डिग्री के अंतराल में। देखिए, किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। ये ध्रुव जो है, ये देखिए, ये दोनों तरफ ध्रुव जो है, यहाँ मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ध्रुव क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और अक्षांश रेखा की, देखिए अक्षांश रेखा की पहचान करने का एक और तरीका क्या हो सकता है। देखिए, अक्षांश रेखा जो हमेशा होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, ये रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती हैं एक दूसरे को, ये सब क्या है, समांतर रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा, ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी
11 किलोमीटर होती है। यानी इस अक्षांश और इस अक्षांश के बीच में कितनी दूरी होगी? 11 किलोमीटर, सॉरी 111 किलोमीटर। ठीक है, दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद करके रखिएगा, परीक्षा में अधिक आता है। अब आइए देखते हैं, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा जो है इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर में एक रेखा खींची गई है जिसे कहा जाता है कर्क रेखा। इसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। कहाँ खींची गई है? 23.5 डिग्री उत्तर में। ये अक्षांश रेखा है, इसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है। अब आते हैं मकर रेखा। इसके 23.5 डिग्री साउथ में एक अक्षांश रेखा खींची गई है जिसे मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब देखिए आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा पहले से, बचपन से ही, कि 21 जून को दिन और रात बड़ा कैसे होता है? तो देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है, यहाँ पर सूर्य होता है। ठीक है, कर्क रेखा पर सूर्य होता है। 21 जून को सूर्य कहाँ होता है? कर्क रेखा पर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ये उत्तरी गोलार्ध जो है इस पे सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। क्यों होता है? अब आपको पता चल गया होगा क्यों होता है, क्योंकि सूर्य क्या होता है? कर्क रेखा पर एकदम ऊपर होता है, जिसके कारण क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। सबसे बड़ा दिन 21 जून को, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं ये मकर रेखा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा है 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। मकर रेखा यानी इसके ऊपर एकदम ऊपर होता है। ठीक है, और इस कारण यह दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ये दक्षिण गोलार्ध से जो है साउथ, ये क्या होता है यहाँ पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को, याद रखिएगा इसको भी, यही बड़ा प्रश्न में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये जो नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, इसको केवल ध्रुव माना जाए, पोल, तो ये जो उनकी रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं, वो कितनी होती हैं? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? बोलिए 89, 89 और 1 कितनी हो जाएगी? कुल 179। ठीक है, और अगर रेखा माना जाए, ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इसको अगर लाइन माना जाए, रेखा माना जाए, तो कितने हो जाएंगी? ये दोनों मिला के 179 तो पहले थी, और दो और मिल जाएंगी तो कितने हो जाएगी? 181। अगर रेखा माना जाए तो कुल रेखाओं की संख्या 90 + 90 + 1 यानी 181 होगी। इसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भी शामिल किया गया। 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक बार फिर बता देता हूँ, ये भूमध्य रेखा जो है इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवतीय रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों, एक आपके परीक्षा का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो तीनों रेखाएं हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों जो रेखाएं हैं वो, देखिए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आप ये नोट कर सकते हैं कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कर्क, मकर, भूमध्य रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद करके रखिएगा। आशा करते हैं आपको अक्षांश रेखाएं समझ में आया होगा। अब समझते हैं देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, तो जो पृथ्वी, देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, और इसको मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं, मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं
उन्हें क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, ध्रुवों की, यहाँ देखिए, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। देखिए ध्रुवों से अगर यहाँ भूमध्य रेखा पे आएंगे तो यहाँ क्या होगी? दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पर और बढ़ गया है, यहाँ पे और बढ़ गया है, और भूमध्य रेखा पर अधिक हो गया है। ठीक है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। अगर भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाएंगे, देखिए यहाँ साउथ पोल पर जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा होगा, ये उससे छोटा हो जाता है, उससे छोटा हो जाता है। ठीक है, ऐसे होता है कि अगर पोल से यानी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा की तरफ, तो क्या होगा? ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे तो देशांतर रेखा के बीच की दूरी बढ़ती है। और अगर मान लीजिए कि भूमध्य रेखा से 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 0 डिग्री अक्षांश रेखा से अगर पोल की ओर जाया जाए, ध्रुव की ओर, तो क्या होगा? दूरी जो है वो घटेगी, माइनस होगी। ठीक है, देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये समांतर नहीं होती हैं। अक्षांश रेखाएं तो समांतर होती थी कि वो कभी नहीं किसी को काटती थी, लेकिन ये देशांतर रेखाएं जो है वो ध्रुवों पर जाके मिल जाती हैं, यानी ये समांतर नहीं होती हैं। ये क्या होती हैं? समांतर नहीं होती हैं। एक बात याद रखिएगा, क्या? कि देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। जो देशांतर होता है वो समांतर नहीं होता है, और अक्षांश रेखा क्या होती हैं? वो समांतर होती हैं। ठीक है, और देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि सबसे ज़्यादा अधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। आपको पहले ही बता चुके हैं कि ध्रुव से भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो घटेगा, और भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर क्या होगा? सबसे अधिक दूरी होगी। कितनी होगी? ये क्वेश्चन है, कितनी होगी? तो 111.3 किलोमीटर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होगी? 111.3 किलोमीटर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये देशांतर रेखाएं तो इतनी ज़्यादा है, इसको गिना कैसे जाएगा? तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो ये देशांतर रेखा को ये ग्रीनविच वेधशाला माना गया है। ये जो रेखा, जो देशांतर रेखा है, वो पृथ्वी को मतलब एक तरह से माना जाए तो एक ओर से दूसरी ओर जैसे भूमध्य रेखा व्यवहार करती थी वैसे ही ये भी करता है। ये ग्रीनविच रेखा इसको माना जाता है। ठीक है, यूके से होकर गुजरती है ये जो देशांतर रेखा है। ये जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको प्रधान यामयोत्तर या प्रधान मध्याह्न या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये जो रेखा है इसको क्या क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान यामयोत्तर रेखा या मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर हर एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। कितनी? 180। इसका मतलब है कि ये जो एक डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची गई हैं, ये जो रेखा है, ये जो रेखा खींची गई है, ये कितनी है कुल रेखाएं? ये कुल रेखाएं हैं 180 देशांतर रेखा। ठीक है, जो तो कुल मिलकर कितने हो जाती हैं? 360 देशांतर रेखा। 180 इधर है और 180 उधर, तो कुल 180 प्लस 180 कितने हो जाएंगी?
360। देशांतर रेखा कितनी है? कुल 360। ये जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री, ये कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटता है। ठीक है। अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है उसको कहाँ काटता है? गिनी की खाड़ी में, बे ऑफ गिनी। और मकर रेखा को कहाँ काटता है? मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में। एक बार और डिवीजन कर लेते हैं, याद रहेगा क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में, भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में, और मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर कहाँ है? नामीबिया में है। यह मकर रेखा को कहाँ काटता है? अटलांटिक महासागर में। और अगर हम बात करें कि किस किस देश से होकर गुजरता है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, किन किन देशों से होकर गुजरता है, तो पहले गुजरता है यूके से, यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस से। पहले कहाँ से? इसको याद करते रहिएगा। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका। ठीक है। एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस से, स्पेन से, अल्जीरिया से, घाना से और अंटार्कटिका से। ठीक है। एक बात बताइए कि ये अल्जीरिया पर किस रेखा को काटता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा अल्जीरिया को किस रेखा को काटता है? तो वह है कर्क रेखा। याद करते करते चलिए। ठीक है। देखिए, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। देशांतर रेखा आपको पता ही है कि देशांतर रेखा कैसे खींची होती है। जो ध्रुवों की ओर होती है वो देशांतर रेखा होती है, जो पूर्व से पश्चिम होती है वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है। ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, इसलिए इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाता है। ठीक है। ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये क्या क्या होता है? इससे समय का उपयोग निर्धारण किया जाता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है, यानी जो डेट होता है, ठीक है, किया जाता है। इसके लिए 180 देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। जो 180 देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, देखिए को अच्छे से समझा देते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और 180 देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। एक बार और पढ़ लेते हैं। ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? अभी बताया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। ये जो रेखा है ये कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से। ठीक है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किस रेखा को कहा जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को। ये इसका वेस्ट है, पश्चिम भाग, और इसका पूर्व है, ईस्ट भाग। ठीक है। देखिए दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा का समय यूनिवर्सल टाइम या ग्रीनविच टाइम कहलाता है, यानी कि यहाँ से जो टाइम होगा यहाँ का, इससे ही सभी देशों के समय का निर्धारण किया जाता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समय का निर्धारण किस रेखा से किया जाता है, तो वह है ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है। देखिए, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच से पीछे होता है। अगर ये पूर्व है, पूर्व में क्या होता है? प्लस होता है, पश्चिम में माइनस करते हैं। अगर यहाँ पे 12 बजा होगा तो आगे जाएंगे तो 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा। ठीक है। और पश्चिम में जाएंगे तो 11 बजेगा, 10 बजेगा, इस तरह से। ऐसा करते हैं कि समझ में आया होगा। देखिए, इस पर एक सवाल कर लेते हैं। आप बताइए कि जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री।
ये तो आपको बेसिक चीज़ें पता ही होगी कि 24 घंटे में एक 360 डिग्री, सॉरी कितने घंटे, 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो ये 24 जब इसको भाग कर देंगे तो 360 में जब 24 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 15। तो 1 घंटे में 15, तो 15 डिग्री कितना, 15, देखिए 24 घंटे में जब 360 डिग्री घूम रही है तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा, 24 घंटे में 360, तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा, तो इससे 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। और 15 डिग्री में मतलब 15 डिग्री में 1 घंटा घूमता है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, ठीक है। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 1 डिग्री में कितना मिनट, तो 60 से जब 15 में भाग देंगे तो आएगा 4 मिनट, ठीक है। इसको आप हल कीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, जब ईस्ट की तरफ जाएंगे, पूरब की तरफ में, तो 1 डिग्री बढ़ेंगे तो 4 मिनट छूटेगा, ठीक है। पश्चिम की तरफ जाएंगे, वेस्ट में, अगर वेस्ट में जाएंगे तो 1 डिग्री पर 4 मिनट घटेगा। अब देखिए हमारा जो भारत देश है, भारत देश वो ग्रीनविच रेखा से 82, 82.5 डिग्री आगे है, ईस्ट में है, पूरब में, तो 82.5 डिग्री, तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 से जब गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 330 मिनट। अब अगर घंटा में बदलना है तो घंटा में बदलने के तो भाग करते हैं, तो किससे भाग करेंगे, 60 से, तो कितना आएगा, 5 घंटा 5 मिनट, ठीक है। तो अगर वहाँ पे 12 बज रहा होगा तो यहाँ पे कितना बजेगा, 5 घंटा 5:30। अगर ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहा होगा तो भारत में कितना बजेगा, 1 घंटा, 1 डिग्री में अगर 4 मिनट आगे बढ़ता है तो हल करेंगे तो कितना आएगा, 5.5 घंटा, यानी 5:30 बजेगा भारत में। आपको एक फार्मूला बता देते हैं। देखिए ये का किया हमने, डिग्री में गुणा किया 4 से, ठीक है। और घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। यदि अगर आपको मिनट में लेके आना है आंसर तो ये केवल डिग्री, ठीक है, और गुणे 4 कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर घंटा में ले आना है तो 60 से भाग करना होगा। अब हमने देख लिया मानक रेखा, मतलब समय रेखा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। फिर ये अगर 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। ये देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन घटाना पड़ता है। यदि आप ईस्ट की ओर जाती हैं तो 1 दिन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, घटाना पड़ता है। जबकि पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन बढ़ाना पड़ता है। यदि आप वेस्ट की ओर जाती हैं तो क्या करना पड़ता है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। पूर्व की ओर ईस्ट में घटाना है, वेस्ट में बढ़ाना है 1 दिन। एक बात और है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में, कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो एकदम सीधी नहीं है। कुछ देशों में के दिन और समय समान देखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। यदि ऐसी सीधी होती तो सब देश में जो मतलब यहाँ से गुजरती 100 डिग्री देशांतर रेखा जहाँ से गुजरती वहाँ पर तिथि क्या होता, एक जैसा होता। लेकिन कुछ देश क्या होते हैं, अपना दिन समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है, ठीक है। ये कितने बार मोड़ा गया है, 4 बार। ये भी बड़ा प्रश्न आता है तो इसे आप याद करके रखिएगा। और एक और सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। कौन से महासागर,
प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है और इसके सबसे नज़दीक बेरिंग डब्रू मध्य आता है। सबसे नज़दीक क्या आता है? सबसे नज़दीक बेरिंग डमरू मध्य आता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, इसके लिए यहाँ पर इसलिए क्या होता है, दिन और रात जो होता है वो बराबर होता है। देखिए कर्क रेखा पर 21 जून को क्या होता है, सूर्य सीधी रेखा पर तो एकदम ऊपर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन भूमध्य रेखा जो है एकदम बीच वाली रेखा, वहाँ पर क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, इससे वहाँ पर क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, और एक और पॉइंट, पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। ये भी प्रश्न बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम कहाँ होता है, तो भूमध्य रेखा पर, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ध्रुव पर। ठीक है, एक बार और बता देते हैं, भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुव पर सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगला पॉइंट है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश या हॉर्स लेटीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, हॉर्स लेटीट्यूड किसे कहा जाता है, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच, ये 30 डिग्री, ये 35 डिग्री, इसके अक्षांश के बीच क्या कहा जाता है, हॉर्स लेटीट्यूड यानी अश्व अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब आइए देख लेते हैं एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, ये बड़ा है, प्रश्न में आता है, एसएससी हो या एसएससी जीडी हो या रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। देखिए कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरता है, मेक्सिको से, भारत से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, चीन से। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरता है, मेक्सिको, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार। मेक्सिको, भारत, बांग्लादेश, चीन और म्यांमार। ठीक है, भूमध्य रेखा देख लेते हैं, भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है, कोलंबिया से, ब्राज़ील से और मालदीव से, इंडोनेशिया से। भूमध्य रेखा कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया, कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया, कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव और इंडोनेशिया से होके गुजर। अब आता है मकर रेखा। क्या आता है, मकर रेखा। मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है, चिली से। मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, ये अधिक देशों से गुजरती है। यही प्रश्न हो सकता है कि सबसे ज़्यादा देश को पार करने वाली कौन सी रेखा है, तो वो है मकर रेखा। ठीक है, कौन कौन देश से, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, याद करते रहिएगा, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अफ्रीका की कांगो नदी जो है, वही अफ्रीका जो जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, वो अफ्रीका की जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की कांगो नदी कितने बार काटती है भूमध्य रेखा को, 2 बार। और अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इसको ठीक से समझ लेते हैं, कांगो नदी यानी कि क है, तो कर्क रेखा को और मकर रेखा को, इन दोनों को काटती है और भूमध्य रेखा को नहीं काटती है। देखिए कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार में काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा कितने बार में काटती है, 2 बार काटती है। क्या करते हैं कि वो चीज़ें जो पढ़ेंगे वो अच्छे से समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में नहीं आएंगी तो यह प्रश्न आपको हल करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप बताइए, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, अभी प्राय पिछली है,
तो वो है 360 रेखाएं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360, यानी डी ऑप्शन सही है। विषुवतीय रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? विषुवतीय रेखा के समांतर, विषुवतीय रेखा क्या होती है? जो भूमध्य रेखा है उसके समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? उसके समांतर जो कल्पित रेखा है वो लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन नंबर ये जो है वो राइट आंसर है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देखिए ये पोल है, ये पोल है यानी ध्रुव है, इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? हमेशा खड़ी रेखा वो होती है देशांतर रेखा, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। अब आते हैं इसके अगले चौथा प्रश्न जो है दिया गया है, क्या दिया गया है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो जो वो 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर रेखा थी वो किस दिश से होकर गुजरती थी? किस स्थान से गुजरती थी? ए नंबर ग्रीनविच, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, ग्रीनविच रेखा से मतलब तात्पर्य क्या है? तो ग्रीनविच रेखा क्या है? वो बी है, ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर ही रेखा तो है जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 15 डिग्री, ठीक है। आते हैं अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कौन सा है? ये जो सी ऑप्शन नंबर है वो राइट आंसर है 90 डिग्री, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा म्यांमार से होकर गुजरती है, बांग्लादेश से भी गुजरती है, चीन से भी गुजरती है, नेपाल से नहीं गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इन तीनों देशों से गुजरती है और नेपाल से नहीं गुजरती है। देखिए 9 जो प्रश्न है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होता है, कहाँ पर? कहाँ पर दिन और रात एक समान होता है? अब बताइए कहाँ पर होता है? तो वह है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री विषुवतीय रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये विषुवतीय रेखा। वहाँ पर क्या होता है? दिन और रात एक समान होते हैं, एक बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? आपको ये पता होगा, या तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा क्यों होते हैं। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं? तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होता है। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली, उपरोक्त में से किन किन देशों से मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरता है, नामीबिया से भी गुजरता है, ब्राज़ील से भी गुजरता है, चिली से भी गुजरता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही उत्तर है, ठीक है। 11 नंबर दिया है भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो वो कौन सी है? कौन सा है बताइए? तो इसका उत्तर कौन सा है? मैक्सिको, ठीक है। यहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? तो सबसे बृहद कौन सा है? तो वह है भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। अगला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मानी कि कर्क रेखा निम्न में से कौन सी है? तो वो है 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। ऊपर वाली नॉर्थ में जो थी वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कर्क रेखा है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो आपको पहले ही पता है वो कितना होता है? 4 मिनट का, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला दिया है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है? ठीक है, तो कितनी है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी वो है 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो परस्पर देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? देशांतर रेखाओं की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो आपको पहले ही पता है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या डी डिग्री अक्षांश रेखा क्यों कहा जाता है? तो कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विषुवत रेखा क्या है? उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा, ये गलत है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा तो देशांतर होती है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीच बीच
पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अगला है कि पृथ्वी की अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है पीछे, ये कांगो नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर डी तो हमारा क्या है, सही उत्तर है। अगला है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक